हेलो इग्नू पॉइंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो है BHDLA 136 फॉर 2023 एंड 2024। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 800 शब्दों में दीजिए। ये हमारा जो असाइनमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, खंड का, खंड खा और खंड गा। So let's start it. फर्स्ट क्वेश्चन, वाक्य तथा वार्तालाप की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। वार्तालाप में व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसकी अच्छी बुरी सभी बातों को स्थान दिया जाता है। इससे छात्रों में तर्क करने की शक्ति उत्पन्न होती है। नाटकों में वार्तालाप का उपयोग सबसे अधिक होता है। इसमें रोचकता, प्रभाव और स्वाभाविकता होनी चाहिए। व्यक्ति, वातावरण और स्थान के अनुसार इसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो हर तरह से सरल हो। इतना ही नहीं, वार्तालाप संक्षिप्त और मुहावरेदार भी होना चाहिए। वाक्य, वाक्यांश कर्ता, अतिरिक्त वाक्यांश और वाक्यांश क्रिया। वाक्यांश कर्ता में 2 पार्ट्स होते हैं, शब्द और शब्द। अतिरिक्त वाक्यांश शब्द स्तर और वाक्यांश क्रिया शब्द और शब्द। अनुतान से हम सामान्य बोलचाल में अपनी विविध मनोभावों को कुशलतापूर्वक प्रकट करते हैं। वास्तव में हम सूचना देने का कार्य बहुत कम करते हैं। सामान्य बोलचाल में हम सूचनाओं के संदर्भ में अपने विभिन्न मनोभावों को प्रकट करते हैं। ये मनोभाव दूसरे व्यक्ति के कथन के संदर्भ में और सार्थक हो जाते हैं। यानी दूसरे व्यक्ति के कथन में संदर्भ में आप नाराज होते हैं या सहमत होने का नाटक करते हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति फुसलाना, धमकी देना, क्षमा मांगना, चापलूसी करना, अपनी दीनता प्रकट करना या अपना अधिकार जताना आदि कई अर्थ पक्षों को लेकर चलता है। ये सारे अर्थ अनुतान से प्रकट होते हैं, लेकिन एक ही वाक्य से इन्हें सारे मनोभाव कैसे प्रकट हो सकते हैं। सूचना और प्रश्न के अतिरिक्त हमारे पास सिर्फ एक अनुतान है और वह इन सारे भावों को एक साथ कैसे लेकर चलता है। इसकी जानकारी आपके लिए रोचक और उपयोगी होगी। मनोभावों को प्रकट करने के लिए हम अनुतान के साथ साथ आवाज़ ऊंची करना, शब्दों पर बल देना और चेहरे के भावों तथा अन्य आंगिक विशेषताओं से भी काम लेते हैं। जब हम गुस्से में बात करते हैं तो आवाज़ तेज़ करते हैं, और जब दीनता से बात करते हैं या कुछ मांगते हैं तो आवाज़ धीमी करते हैं। यदि गाली देते हैं तो गाली के शब्द पर जोर होता है और ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। लेकिन जब किसी मित्र को परिहास में गाली देते हैं तो उच्चारण लंबा करते हैं और अनुतान थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इस समस्त सहयोगी गुणों कार्यकलापों से हम अपने बहुत से मनोभावों को प्रकट करते हैं। श्रोता भी इन गुणों को पहचानता है और इसी के अनुरूप वे वार्तालाप को आगे बढ़ाता है। वह भी इन मनोभावों पर अक्सर टिप्पणी करता है। उदाहरण के लिए, श्रोता, तेवर क्यों दिखा रहे हो? आवाज़ ऊंची करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता। इस कथन में श्रोता दूसरे आदमी के क्रोध को पहचानता है, लेकिन अपना अधिकार जताने की कोशिश करता है। ऐसे कथन वार्तालाप के वास्तविक संदर्भ को पहचानने में पाठक की सहायता भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णनात्मक लेखन का विश्लेषण कीजिए। वर्णनात्मक लेखन के आशय किसी घटना, किसी विषय वस्तु, किसी दृश्य या किसी चित्र का शब्दों, वर्णों और वाक्यों के माध्यम से लिखित रूप से वर्णन करना है। आसान शब्दों में कहें तो वर्णनात्मक लेखन की वह विधि है जिसमें लेखक द्वारा किसी भी विषय वस्तु या किसी भी घटना या चित्र का शब्दों द्वारा लिखित रूप में विस्तार में वर्णन करना है। किसी लेखक द्वारा किसी घटना को शब्दों के माध्यम से वर्णन करना ही वर्णनात्मक लेखन है। वर्णनात्मक लेखन एक कला है तथा किसी विषय वस्तु का सरल और रोचक वर्णन करना एक कौशल है। इस लेखन में शब्दों और वाक्यों को पढ़कर एक पाठक उस घटना को समझने की सहजता होनी चाहिए। इसलिए लेखक किसी विषय वस्तु या वर्णन करते हुए उसके शब्दों और वाक्यों की वर्णन शैली को सरल, सहज और रोचक बनाता है। इसके लिए लेखक वाक्यों में कर्मबद्धता एवं सहजता का समावेश करता है। वर्णनात्मक लेखन की विशेषता है। वर्णनात्मक लेखन
में एक लेखक अपने तर्क और बौद्धिक स्तर से इस इतर रहकर देखे गए किसी घटना या दृश्य का वर्णन करने के लिए कल्पना के आधार पर सरल और सटीक वर्णन करता है। इस लेखन में एक ही समय में कई व्यक्तियों का समूह का एक साथ वर्णन किया जा सकता है। इस लेखन में लेखक शाब्दिक तथा संख्यात्मक दोनों तरह के वर्णन कर सकता है। इस लेखन में लेखक द्वारा किया गया किसी घटना, दृश्य या किसी विषय वस्तु का वर्णन किसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। इस लेखन में गणितीय सूत्रों का प्रयोग भी किया जा सकता है। वर्णन लेखन में लेखक का अपने किए गए वर्णन के प्रति तटस्थ रहना अनिवार्य है। वर्णन लेखन लेखक के सूक्ष्म निरीक्षण पर निर्भर करता है। वर्णन लेखन की शैली सरल, सहज, सुगम एवं सटीक होनी चाहिए। वर्णनात्मक लेखन संबंधी सावधानियाँ। वर्णनात्मक लेखन सहज और सरल शब्दों का चुनाव करना चाहिए। वर्णनात्मक लेखक की शैली में क्रमबद्धता होनी चाहिए। इस लेखन में शब्दों और वाक्यों का इस तरह का प्रयोग होना चाहिए जिससे पाठकों में विषय वस्तु के प्रति आकर्षण और रोचकता बनी रहे। अनुवाद के व्यवहारिक ज्ञान का वर्णन कीजिए। भारत की प्रकृति की समझ। अनुवाद करते समय अनुदित भाषा की प्रकृति की रक्षा अनुवादक का प्रथम दायित्व होता है। अंग्रेजी भाषा में दो वाक्य आपके सामने रखे जा रहे हैं। फर्स्ट, आई वंडर इफ दिस इज ट्रू, एंड सेकेंड, आई हैव टू सन्स। इसका अनुवाद यदि हिंदी भाषा की प्रकृति का ध्यान में रखकर ना किया जाए तो हिंदी में वाक्य इस प्रकार होंगे। मुझे आश्चर्य होगा अगर ये सच है। मेरे पास 2 पुत्र हैं। शब्दों का सही प्रयोग। अनुवाद करते समय शब्दों के सही और प्रसंग के अनुवाद प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक ही शब्द के अनेक अर्थ शब्दकोशों में मिलते हैं। ये आपके भाषा ज्ञान, विवेक और समझ पर निर्भर है कि आप शब्द के किस अर्थ को चुनते हैं। अगर प्रसंग आपकी समझ में आ गया तो आप शब्द का सही अर्थ चुनेंगे। एक उदाहरण द्वारा ये बात स्पष्ट हो सकती है। एक शब्द है ऑपरेशन। इसका प्रयोग 2 वाक्यों में किया जा रहा है। देखिए, संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द का अर्थ कैसे बदल जाता है। द ऑपरेशन डन बाय डॉक्टर इज सक्सेसफुल। द पुलिस ऑपरेशन इन दैट एरिया वॉज अ फेलर। अनुवाद, डॉक्टर को शल्य प्रक्रिया में सफलता मिली। दूसरा, इस इलाके में पुलिस कार्रवाई असफल रही। वाक्य रचना का अनुवाद में विशेष महत्व है। आप सही शब्द चुन लें, लक्ष्य भाषा की प्रकृति का अनुसरण ठीक ढंग से कर लें, पर यदि वाक्य रचना सरल नहीं है तो अनुवाद का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। आप पढ़ चुके हैं कि स्रोत भाषा की बात लक्ष्य भाषा में ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना अनुवाद का लक्ष्य है। अगर अनुवाद की वाक्य रचना सरल और समझ में ना आ सकने वाली होगी तो स्रोत भाषा की बात लक्ष्य भाषा में स्पष्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी लेखन के प्रमुख गुणों की विवेचना कीजिए। प्रभावी लेखन का प्रभाव क्षमता को 2 स्तरों पर पहचाना जा सकता है। पहला, विषय के स्तर पर, अर्थात लेखक किस विषय को लेखन में प्रस्तुत करना चाहता है, तथा दूसरा शिल्प के स्तर पर, अर्थात जिस विषय को लेखक ने अपने लेखन के लिए चुना है उसकी प्रस्तुति के लिए किन शिल्पगत विधियों को उसने प्रस्तुत किया है। विषय और शिल्प में सामंजस्य है या नहीं, इस बात पर भी लेखन की प्रभाव क्षमता काफ़ी निर्भर करती है। अतः इकाई में अब प्रभावी लेखन के इन 2 पक्षों पर विचार जाएगा। किसी साहित्यिक रचना में लेखन में रचनाकार को विषय के साथ साथ भाव का भी ध्यान रखना होता है। सृजनात्मक रचनाओं के भाव पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी होता है। अतः रचना में भाव का विभाव कुशलता में होना बहुत ज़रूरी होता है। ये तभी हो सकता है जब लेखक अपनी रचना में भावों की प्रस्तुति अत्यंत सहज रूप से करता है। जितनी सहज भाव प्रस्तुति रचना में होनी उतनी ही वह अधिक प्रभावी होगी। विषय के चुनाव व उनके अध्ययन मनन के अतिरिक्त लेखक को अपने विषय को रचना में वस्तु का रूप देना होता है। इसलिए साहित्य के संदर्भ में विषय को विषय वस्तु या प्लॉट भी कह दिया जाता है। प्लॉट कायदे से तथा वस्तु का पर्याय है, लेकिन विषय वस्तु रचना की अंतर्वस्तु के रूप में भी परिभाषित कर दी जाती है। अर्थात लेखक अपनी रचना के अंतर्वस्तु पर मनन करता है, फिर उस अंतर्वस्तु
के लिए उपयुक्त रूप या शिल्प या रचना कौशल की तलाश की जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि रचना की अंतवस्तु अपने उपयुक्त रूप या शिल्प स्वाभाविक रूप से ही चुन लेती है, लेकिन लेखक को इसके लिए प्रयास प्रयत्न भी करने होते हैं। अंतवस्तु की प्रस्तुति उतना ही अधिक प्रभावी बन जाती है जितना उपयुक्त उसका रूप या शिल्प होता है। अतः लेखक को शिल्प, शैली या रूप पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट लेखन को साधारण विभाजित कीजिए। बिजनेस रिपोर्ट मुख्य रूप से किसी विशिष्ट विषय पर विस्तृत जानकारी का संवाद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लेटर का बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ अपने मैसेज की संक्षिप्त रूप में कहा जाता है। रिपोर्ट प्राय रिपोर्टिंग की एक अवधि के दूसरी अवधि तक एक कालक्रमबद्ध तरीके से इसलिए प्रकाशित की जाती है ताकि एक के बाद एक आने वाले इन रिपोर्टों की तुलना की जा सके। रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा सकता है या कंपनी के बाहर किसी व्यक्ति को भेजा जा सकता है। बिजनेस रिपोर्ट का फॉर्मेट आमतौर पर औपचारिक बिजनेस रिपोर्ट में निम्न चीज़ें होती हैं: टाइटल सेक्शन, सार, परिचय। बॉडी, निष्कर्ष। सार के साथ साथ निष्कर्ष सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला सेक्शन है, इसलिए इसकी भाषा सरल और विशिष्ट होनी चाहिए। रिकमेंडेशन और अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आख्यानपरक लेखन की विशेषता का वर्णन कीजिए। आख्यानपरक लेखन की लेखक वास्तविकता या कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं का अंकन करता है। लघु कथाएं इस लेखन के अंतर्गत आती है। इसमें लेखक के लिए यह आवश्यक होता है कि वह घटनाओं का उसी क्रम में वर्णन करे जिस क्रम में वे घटित हुए हैं। साथ ही लेखक की अपनी दृष्टि भी उसमें दृष्टव्य हो। इस लेखन के उदाहरण के रूप में लघु कथा को लिया जा सकता है। आख्यानपरक लेखन के चरित्रों के विकास को स्थितियों का वर्णन करते समय लेखक सच्चाई को दिखाता चलता है। यह सच्चाई उस घटना विशेष या व्यक्ति विशेष की भी हो सकती है और पूरे समाज की भी। इस तरह आख्यान के व्यक्ति और घटनाओं के साथ सामाजिक सत्य का भी उद्घाटन होता है, जबकि व्यक्तिपरक लेखन में ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें लेखक ज़्यादातर अपने बारे में ही बात करता है, अर्थात उसके जीवन में पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं, जिन व्यक्तियों से उसका बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है, उनके बारे में ही वह अधिकतर बातें करता है। इस प्रकार व्यक्तिगत लेखन में जहाँ लेखक के निजी जीवन की अनुभूति प्रधान होती है, वहीं अध्ययन में निजी जीवन के साथ समाज की व्यापक जिंदगी में के चित्र भी अंकित होते हैं। आख्यानपरक लेखन में तथ्यपरकता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। स्थान, समय और गतिविधियों के वर्णन में से आख्यान को न केवल विकसित किया जा सकता है बल्कि उससे एक हद तक विश्वसनीय भी आती है। कादम्बी के जून 2017 अंक में एक उदाहरण। पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरबन दुनिया का सबसे विशाल डेल्टा है। बेशुमार खनिज और पोषक तत्वों की उपस्थिति वाली लाल और लाल पीली लेटराइट मिट्टी युक्त होने के कारण सुंदरबन दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से भी एक है। हल्दिया, कोलकाता, मोंगला और चित्तागोंग जैसे प्रसिद्ध समुद्री पोर्ट अड्डे सुंदरबन डेल्टा के किनारे ही हैं। नदी ब्रह्मपुत्र, नदी मेघना, हुगली और बंगाल की खाड़ी से मिलकर इस त्रिभुजी कमान का रूप दिया है। इस नाते सुंदरबन डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। शैली का लेखन से क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वैसे तो शैली को परिभाषित करना कठिन है, फिर भी कुछ विद्वानों ने इनके विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। रिवफ्ट के अनुसार समुचित स्थान पर सही शब्दों का प्रयोग ही शैली की सच्ची परिभाषा हो सकती है। बफन के अनुसार मनुष्य अपने आप में शैली है। चेस्टफील्ड ने लिखा है कि शैली विचारों का परिधान है। व्हाइट हेड का कहना है कि शैली मन की नैतिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार्किक लेखन का तात्पर्य क्या है? तार्किक लेखन का साधारण अर्थ है किसी विषय का वर्णन करना और अपने तर्क से स्पष्ट करना, जिससे पाठक लेखक की बात को समझ जाए। यहाँ लेखक अपना उद्देश्य रखता है तथा अपने विचारों, बिंदुओं और दृष्टि से उसे स्पष्ट करता है। तार्किक लेखन का
तात्पर्य है तर्क को कसौटी बनाकर लेखन कार्य में प्रवृत्त होना। जो कुछ हम लिखे उसमें कार्य कारण संबंध पर आगे चर्चा करेंगे। यहाँ तार्किक लेखन और सृजनात्मक लेखन में के अंतर को थोड़ा समझ लें। सृजनात्मक लेखन के कार्य कारण संबंध की अनिवार्य श्रृंखला हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कहानी, कविता, उपन्यास या अन्य सृजनात्मक रचना के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसमें तार्किक श्रृंखला को ही मानवीय रचनात्मक उसे दूसरी तरह से भी रच सकती है। मानवीय संवेदना और अनुभव तर्क से परे है, इसलिए किसी रचनात्मक वृत्ति का आकार तार्किक प्रक्रिया में नहीं गढ़ा जाता है, यह रचनात्मक प्रक्रिया में रचा जाता है। यहाँ मानवीय अनुभव और संवेदना अपने रास्ता खुद ही बनाते हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि प्रेमचंद के गोदान की संपत्ति तार्किक परिणति में हुई अथवा अतार्किक। रचनाकार का अनुभव वहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन विज्ञान में, शास्त्र में या आलोचना में जब तक उसकी तार्किकता स्पष्ट नहीं होती उससे प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। गणित की शब्दावली का प्रयोग करें तो रचनात्मक लेखन 2 और 2 4 ही नहीं होगी, 3 भी हो सकता है और 6 भी, लेकिन विज्ञान शास्त्री या आलोचक को 4 के नज़दीक या लगभग नज़दीक होना चाहिए। एक उदाहरण हम हिंदी आलोचना में लेते हैं। उदाहरण, आधुनिक काल में गद्य का महत्व सहसा बहुत बढ़ गया। गद्य का बहुत गहरा संबंध वैचारिकता से है। आधुनिकता गद्य में ही नहीं पद में भी व्यक्त हुई। तार्किक लेखन को समझने से पूर्व उसके थोड़े से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझ लेना आवश्यक होगा। मध्य युग और आधुनिक युग के बीच में अंतर इस तार्किकता के माध्यम से उपस्थित हुआ। मध्य युग के मनुष्यों की तार्किक बोध का विकास इस तरह से नहीं था जिस तरह आधुनिक काल में हुआ। उदाहरण के लिए रामचरितमानस की रचना का मध्य युग में हुई थी। मानस के एक पात्र हनुमान समुद्र को लांघ कर लंका पहुंच जाते हैं। आज का कोई लेखक इस प्रकार की घटना का वर्णन नहीं कर सकता है। इस घटना में विश्वसनीयता और प्रामाणिकता नहीं है। हमारी तर्क की कसौटी पर यह उचित नहीं प्रतीत होता है। मध्यकाल का मिथकीय बोध इतना अधिक प्रखर था कि उसमें तार्किकता के बिना भी काम चल जाता है। वहाँ तार्किकता के स्थान पर आस्था प्रमुख थी। विधाओं की प्रकृति के अनुसार तार्किकता का विकास होता है। विधाओं के अनुसार तर्क की शैली बदल जाती है। अब हम अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र या साहित्य की प्रकृति में अंतर के अनुसार किस तरह के तर्क का विकास होता है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी है, उसका अध्ययन यदि अर्थशास्त्र के तर्क के अनुसार करेंगे तो हम कहेंगे कि ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति अत्यंत कम है, ग्रामीण क्षेत्रों की बाजार नहीं विकसित हो रही, आदि तर्क देंगे। जब हम समाजशास्त्र के ग्रामीण जनता की गरीबी का अध्ययन करेंगे तो गरीबी के प्रभाव से किस प्रकार से चोरी, डकैती आदि दुष्कर्म बढ़ गए हैं और हम ध्यान देंगे गरीबी के कारण मानवीय रिश्तों में कितनी दरार आ गई है, इस बंधुओं की ओर संकेत करेंगे। साहित्य में गरीबी का वर्णन भाव को छूने वाला होगा, वह अंतःस्पर्शी होगा, कुछ उसी प्रकार का जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में केवट की गरीबी का वर्णन किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विधाओं के अनुसार तर्क का कारण, प्रभाव और स्वरूप बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? रेडियो और टेलीविज़न के लिए समाचार जिन साधनों से प्राप्त होते हैं उनमें समाचार एजेंसियों, सरकार द्वारा जारी की जाने वाली प्रेस विज्ञप्ति, संवाददाता द्वारा प्राप्त समाचार, भेंट वार्तियों, क्षेत्रीय जनसंपर्क अधिकारियों से प्राप्त सूचनाएं, विभिन्न तरह के लोगों के साथ साक्षात्कार, राजनीतिक दलों के प्रभावकता का व्यक्तित्व, मोबाइल या अन्य किसी यंत्र पर रिकॉर्ड की गई कोई भी सूचना, सोशल मीडिया द्वारा प्राप्त किसी अन्य तरह की सूचना आदि माध्यमों से रेडियो एवं टेलीविज़न के लिए समाचार प्राप्त होते हैं। समाचार
समाचार पत्र के संवाददाता, सरकारी विज्ञप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्तालाप पर चर्चा कीजिए। वार्तालाप का बातचीत मनुष्य द्वारा समाज से परस्पर संपर्क कायम करने का एक बहुपक्षीय और स्वाभाविक माध्यम है। इससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। वार्तालाप विश्लेषण समाजशास्त्र की वह शाखा है जो मानव अंतर्क्रिया की बनावट और संगठन का अध्ययन करती है। जैसे वार्तालाप संपर्क विषय प्रमुख होता है। वार्तालाप ही समाज में, संस्थान में, कार्यालय में, देश विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने का सशक्त अध्ययन है। आप विनम्रता जैसे तत्वों का अपनाकर वार्तालाप को प्रभावशाली बना सकते हैं। वार्तालाप में सिर्फ बात करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, अपितु दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और समझना ही जरूरी है। बातचीत करने के लिए आत्मविश्वास, शारीरिक भाषा और नेत्र संपर्क जैसे पहलुओं पर ध्यान दें और आप इस सफल इंसान बन सकते हैं। अनुतान, हम अपने विभिन्न मनोभावों को प्रकट करने के लिए वार्तालाप में अनुतान का प्रयोग करते हैं। इस वार्तालाप में निम्नलिखित घटनाओं को देखें। वाह, ये तो अच्छी खबर दी आपने। क्या कहाँ पूरी? वह भी कोई जगह है? पापा जयपुर चलिए ना। क्या जगह चुनी है? गर्मियों में जयपुर मरना है क्या? ओहो, इसमें कितनी बहस करने की क्या ज़रूरत है। अब आप देखें कि कैसे इन वाक्यों के लहजे और अनुतान के द्वारा विभिन्न मनोभावों को प्रकट किया गया है। पहले वाक्य में आश्चर्य के साथ साथ प्रसन्नता भी व्यक्त हो रही है। इसे अगर ऐसे कहा जाता कि यह अच्छी खबर दी आपने, तो लहजा बदलने के साथ ही इस वाक्य का आशय भी बदल जाता। कभी कभी अनुतान बदलने के साथ वाक्य के पदक्रम में भी परिवर्तन हो जाता है, अर्थात कुछ शब्द वाक्य से छूट जाते हैं या जुड़ जाते हैं। अन्य वाक्यों को भी देखें कि अनुतान द्वारा उनमें किस प्रकार आश्चर्य, असहमति, अनुरोध एवं खींच जैसे मनोभावों को प्रकट किया गया है। अतः बोलने के ढंग में उतार चढ़ाव से शब्दों को ऊंचा या धीमा बोलकर हम वार्तालाप में अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णनात्मक लेखक से क्या तात्पर्य है? वर्णनात्मक लेखन से आशय किसी घटना, किसी विषय वस्तु, किसी दृश्य या किसी चित्र का शब्दों, वर्णों और वाक्य के माध्यम से लिखित रूप में वर्णन करना है। आसान शब्दों में कहें तो वर्णनात्मक लेखन की वह विधि है जिसमें लेखन द्वारा किसी भी विषय वस्तु या किसी भी घटना या चित्र का शब्दों द्वारा लिखित रूप में विस्तार का वर्णन करना है। किसी लेखक द्वारा किसी घटना को शब्दों के माध्यम से वर्णन करना ही वर्णनात्मक लेखन है। वर्णनात्मक लेखन एक कला है तथा किसी विषय वस्तु या सरल को रोचक वर्णन करना एक कौशल है। वर्णनात्मक लेखक की विशेषताएं। इस लेखन में एक ही समय में कई व्यक्तियों का समूहों का एक साथ वर्णन किया जा सकता है। इस लेखन में लेखक शाब्दिक तथा संख्यात्मक दोनों तरह के वर्णन कर सकता है। इस लेखन में गणितीय सूत्रों का प्रयोग भी किया जा सकता है। वर्णन लेखक का अपने किए गए वर्णन के प्रति तटस्थ रहना अनिवार्य है। वर्णन लेखक के सूक्ष्म निरीक्षण पर निर्भर करता है। वर्णन लेखन की शैली सरल, सहज, सुगम एवं सटीक होनी चाहिए। वर्णनात्मक लेखन संबंधी सावधानियां। वर्णनात्मक लेखक से सहज और सरल शब्दों का चुनाव करना चाहिए। वर्णनात्मक लेखन की शैली में क्रमबद्धता होनी चाहिए। लेखन शैली में कठिन शब्दों के चुनाव से बचना चाहिए। वर्णन लेखन में विषय वस्तु की सजीवता को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। वर्णन लेखन का अभ्यास करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थियों को विषय वस्तु को किस सटीक कल्पना से प्रतीत किया जाए। तो यहाँ हमारा असाइनमेंट ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू।